हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 10, 11 और 12 पर दिए गए अनुच्छेद 1.3 वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस अनुच्छेद में हम यह देखेंगे कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार किस प्रकार के हैं, क्या हम इनके आधार पर इनमें कोई भेद कर सकते हैं। साथ ही वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के आधार पर वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है, हम यह भी देखेंगे और जानेंगे। सबसे पहले उदाहरण 5 को देखेंगे, जो कि आपकी किताब में पेज 10 पर है। इसे समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण 5 में लिखा है 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो आप किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात करना अच्छी तरह से जानते होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ आप लोगों से। परंतु फिर भी हम इसे यहाँ देखेंगे कि कैसे इनका दशमलव प्रसार प्राप्त किया जा सकता है। 10/3 का अर्थ यह है कि हमें 3 से 10 में भाग करना है। हमेशा जब p/q के रूप में संख्याएं लिखी होती हैं, अर्थात अंश बटे हर के रूप में या भिन्न के रूप में संख्याएं दी गई होती हैं, तो हम यह जानते हैं कि हमें हर से अंश में भाग करना होता है और हम यहाँ पर यही करेंगे। 3 से पहली संख्या 10/3 है, अर्थात हमें 3 से 10 में भाग करना है। ठीक इसी प्रकार 7/8 में 8 से 7 में भाग करना है और 1/7 में 7 से 1 में भाग करना है। तो एक एक करके हम इन संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे या ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पर देखें, 3 से 10 में भाग करते हुए दिखाया गया है। 3 से जब 10 में भाग करेंगे तो आप जानते हैं 3 बार भाग जाएगा, 3×3 9 और 9 लिख करके घटाया गया, फिर 1 आया है। अब 1 जब लिख लेते हैं तब इसके बाद ऊपर अंक कोई उतारने के लिए नहीं रहता है, और ऐसी स्थिति में अगर हम आगे भाग करना चाहते हैं, दशमलव प्रसार इसका ज्ञात करना चाहते हैं, तो हमें भागफल 3 के बाद दशमलव लगाना होगा, जो कि यहाँ लगाया गया है, और उसके बाद एक शून्य हम बढ़ा सकते हैं और एक शून्य बढ़ाकर फिर 10 संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। और फिर 10 में जब हम भाग करते हैं तो 3 बार भाग जाता है, वही यहाँ पर दशमलव के बाद पहला 3 लिखा गया है और 3×3 9 हुआ है, और इसके बाद 10 में से 9 घटा है, फिर 1 आया है, और इस प्रकार लगातार 3 बार भाग जाता है और 1 शेष रह जाता है। इस प्रकार आप इसमें देख सकते हैं, और भागफल में आप देख रहे हैं कि लगातार दशमलव के बाद 3 3 3 आता जा रहा है, और यह अनंत बार 3 आएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार हमने इस
भाग की क्रिया से यह जाना कि शेषफल सदैव एक ही प्राप्त हो रहा है, इसलिए 1,1,1 करके यहाँ पर दिखाया गया, और बाकी इसी प्रकार आगे भी ये बिंदियाँ रखी हुई हैं। 3 बिंदियाँ इस प्रकार से अगर रखी जाती हैं, 3 या 4 जो भी हैं बिंदियाँ रख देते, तो इसका मतलब इसी प्रकार आगे भी आएगा, या इसी प्रकार आगे भी ये अंक आएंगे या संख्याएं आएंगी। यहाँ पर भाजक 3 है, हमने यह जान लिया। ठीक इसी प्रकार दूसरी संख्या के लिए अगर हम देखें, दूसरी संख्या आपकी 7/8 थी, और इसका जब दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे तो हम 8 से भाग करेंगे और 7 में भाग करेंगे, तो वही यहाँ पर भाग करते हुए दिखाया गया। आप देखिए 7 में 8 का भाग नहीं जाएगा, इसीलिए भागफल वाली जगह पर 0 लिखकर दशमलव लगाया गया है, और यहाँ पर दशमलव के बाद एक शून्य बढ़ा लिया गया है। ये यहाँ पर दशमलव नहीं होना चाहिए, ये इस आपकी किताब में यहाँ पर दशमलव जो लगा है, दशमलव की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ सीधे सीधे 70 होना चाहिए। 0 बढ़ा दिया जाता है और 70 हो जाता है। यहाँ पर आप दशमलव नहीं लगाएंगे, केवल भागफल में दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर ये दशमलव गलत छपा हुआ है, इसे आप सही कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखें, इसे सही कर लीजिए। इस प्रकार आप इसको सही कर लेंगे, 7.0 की जगह 70 लिख लेंगे। अब आप देखिए 8 से जब भाग करेंगे तो हमें क्या करना है, 7 छोटा था इसीलिए हम भागफल में 0 लिखते हैं और 0 के बाद दशमलव लगाते हैं, फिर 1 0 हम 7 के आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर 70 हो जाएगा, और 70 होने के बाद अब 8 देखते हैं कि 8 से 70 में कितनी बार भाग जाएगा। तो आप जानते हैं 8 8 64 और 8 9 72, 9 बार भाग नहीं जाएगा क्योंकि 72 हमें प्राप्त हो रहा है, 70 से बड़ा है 72, इसलिए 9 बार भाग ना जा करके 8 बार ही भाग जाएगा। तो 8 8 64, इसीलिए यहाँ पर दशमलव के बाद 8 लिखा गया है भागफल में, और नीचे यहाँ पर 64 लिखा गया है। 70 के नीचे 64 लिखेंगे, और जब 70 में से 64 घटेगा तो 6 आएगा। अब 6 फिर छोटा है, वो भागफल में दशमलव लगा हुआ है, इसलिए आप 0 बढ़ा सकते हैं। 1 0 हमें सदैव आप बढ़ा सकते हैं जब दशमलव भागफल में लगा हो। तो यहाँ पर 6 आया था, 6 के आगे 0 बढ़ाया गया, 60 हो गया। अब 60 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 8 7 56, और इसलिए भागफल में 8 के बाद यहाँ देखिए 7 लिखा गया है। और 60 में से जब 56 घटेगा तो 4 बचेगा, और 4 के आगे फिर शून्य बढ़ाएंगे तो 40 हो जाएगा, और फिर 40 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा यह हम जानते हैं, 8 पंचे 40, और इस बार 5 बार भाग जाएगा, और 40 लिखकर 40 में से 40 घटाते हैं तो शून्य आ जाता है। जब शेषफल शून्य आ जाता है तब हम भाग की क्रिया को समाप्त कर देते हैं, और इस प्रकार जो भी भागफल हमें प्राप्त होता है वही वास्तविक भागफल होता है। आपने यहाँ देखा कि पहले शेषफल 6 प्राप्त हुआ, फिर 4 प्राप्त हुआ, फिर 0 प्राप्त हुआ। उसी को यहाँ पर नीचे लिखा गया है, शेष बराबर 6, 4, 0, और भाजक यहाँ पर 8 है। इसी प्रकार जो तीसरी संख्या थी 1/7, इसका जब दशमलव प्रसार ज्ञात किया जाएगा तो 7 से हमें भाग करना है 1 में, और 7 से 1 में भाग करते हुए यहाँ पर भी देखिए दशमलव इन्होंने लगा दिया है, इसे आप सही कर लें। ये वास्तव में यहाँ पर 1.0 ना होकर होना चाहिए 10, क्योंकि हम करते क्या हैं आप देखिए, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ आप देखें यहाँ पर 10 है, 10 नहीं 1 था, तो 1 7 का भाग 1 में नहीं जाएगा,
इसीलिए हम भागफल में शून्य लिखते हैं, उसके बाद दशमलव लगा देते हैं, और दशमलव लगाने के बाद हम भाज्य में एक शून्य बढ़ा सकते हैं। तो जब एक था पहले और एक शून्य हमने बढ़ाया तो 10 हो गया। अब 7 का भाग 10 में एक बार जाएगा, इसलिए एक यहाँ पर भागफल में दशमलव के बाद लिख देते हैं। अब 7 एकम 7, 7 लिखते हैं, 10 में से 7 घटाते हैं 3 आता है, 3 में फिर भाग नहीं जा सकता है 7 का, इसलिए हम चूँकि भागफल में दशमलव लगा हुआ है इसलिए एक शून्य बढ़ा सकते हैं, और इस प्रकार 7 का भाग 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, और फिर 2 बचेगा, और 2 में भाग फिर नहीं जाएगा 7 का, फिर हम 0 बढ़ा लेते हैं, फिर 7 दूनी 14, तो ऊपर 7 चौक 28 जब हुआ था तो 4 लिखा गया, और फिर 7 दूनी 14 का जब हुआ 2 बार भाग जब किया तो 2 ऊपर भागफल में दशमलव के बाद यहाँ पर 1 और 4 के बाद 2 लिखा गया। फिर 20 में से जब 14 घटेगा तो फिर 6 बचेगा, और 6 जब बचेगा तो 6 के आगे हम शून्य बढ़ाएंगे तो 60 हो जाएगा, क्योंकि 7 का भाग 6 में जाएगा नहीं, इसलिए हमें शून्य यहाँ पर बढ़ाना पड़ता है। और दशमलव, चूँकि भागफल में दशमलव लगा हुआ है इसलिए एक शून्य हम बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार हमें 60 प्राप्त होगा, और जब 60 प्राप्त होगा तो 7 का भाग 60 में 7 8 56 8 बार जाएगा, इसीलिए 2 के बाद यहाँ ऊपर दशमलव भागफल में देखिए दशमलव के बाद चौथा अंक 8 लिखा गया है, 7 8 56 वाला 8, और यहाँ पर 60 में से जब 56 घटा तो 4 बचा, और 4 जब बचेगा तो फिर 7 का भाग 4 में नहीं जाएगा, फिर हम एक शून्य बढ़ा सकते हैं, और इस प्रकार हमें 40 मिलेगा। और 40 में 7 का भाग 5 बार जाएगा, इसीलिए भागफल में देखिए 0.5वां अंक 5 लिखा गया है, और यहाँ पर हमें 7 × 5 = 35 प्राप्त होगा, और 40 में से 35 घटेगा तो 5 प्राप्त होगा। 7 का भाग 5 में फिर नहीं जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, एक शून्य और बढ़ाएंगे, और एक शून्य जब बढ़ाएंगे तब 50 हो जाएगा, और 50 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 × 7 = 49, 7 बार जाएगा। उसी 7 को देखिए ऊपर भागफल वाले स्थान पर दशमलव के बाद छठा अंक 7 लिखा गया है, और 7 बार भाग जब गया था तब, उसके बाद 50 में से 49 जब घटाया गया तो 1 आ गया। अब आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो शेषफल था वो 3 था, फिर 2 था, फिर 6 प्राप्त हुआ, फिर 4 प्राप्त हुआ, फिर 5 प्राप्त हुआ, फिर 1 प्राप्त हुआ। वही शेषफल यहाँ पर नीचे लिखा गया है, देखिए 3 2 6 4 और 5 और 1। ऊपर 3 देखिए, सबसे पहले 3 शेषफल, फिर 2 शेषफल, फिर 6 शेषफल, वही यहाँ पर लिखा गया 3 2 6, और जब 6 प्राप्त हुआ था उसके बाद फिर 4 5 1 और 4 5 1 यहाँ पर शेषफल लिखा गया। इसके बाद अगर हम और आगे भाग करते हैं तो पुनः फिर यह शेष जो होते हैं ये रिपीट होते हैं, यानी इनकी पुनरावृत्ति होती है, और हम इस प्रकार भागफल में हम यह पाते हैं कि 0 के बाद 6 अंक जो होते हैं, 0 के बाद दशमलव के बाद जो 6 अंक होते हैं 1 4 2 8 5 7, इनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है। इन 6 अंकों की इसी क्रम में बार बार पुनरावृत्ति होती है अगर हम 7 से 1 में भाग करते हैं। ऐसा आप करके देख सकते हैं। तो हम इसीलिए यहाँ पर देख लिए शेष क्या लिखा गया, 3 2 6 4 5 1, और फिर से शेषफल 3 2 6 4 5 1 आने लगता है, जबकि यहाँ पर भाजक 7 है। अब आप इस प्रकार अगर हम देखें इन तीनों ही दशमलव प्रसार में, तो हम पाते हैं कि पहली बात तो ये पाते हैं कि कुछ चरणों के बाद शेषफल जो होता है या शेष जो होता है
वो या तो जीरो हो जाता है और या फिर उसी की पुनरावृत्ति होने लगती है। ये पहले वाले के लिए लिखा गया है। पहले वाले चरण में देखिए क्या है, पहले और दूसरे के लिए लिखा गया है। दूसरे वाले में दशमलव प्रसार में देखिए शेषफल शून्य प्राप्त हो जा रहा है। तो हमने यहाँ पे यही तो बात कही थी कि कुछ चरण के बाद शेषफल या तो शून्य हो जा रहा है या स्वयं की पुनरावृत्ति करना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर आप देखिए 3 की पुनरावृत्ति लगातार हो रही है, 3 की ही पुनरावृत्ति होनी शुरू हो जाती है, स्वयं की पुनरावृत्ति होने लगी। इस पहले 2 जो दशमलव प्रसार थे हमने देखे, और तीसरे में ये हमने देखा, या तीनों की अगर हम बात करें तो तीनों में हम पा रहे हैं कि तीनों के आधार पर अगर हम कहें तो जो पहला और तीसरा दशमलव प्रसार है उसमें एक समानता है कि दोनों में, पहला और तीसरे में एक समानता है कि दोनों में दशमलव के बाद अंक अनंत बार आते जाते हैं, यानी भाग कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी भाग ख़त्म नहीं हो रहा था। आप देख रहे थे जब 7 से 1 में भाग कर रहे थे और दूसरा यहाँ जब 3 से 10 में भाग कर रहे थे, तब भाग ख़त्म ही नहीं हो रहा था। भागफल में दशमलव के बाद अंक आते ही चले जा रहे थे, यानी अनंत बार आ रहे थे। तो ऐसे में हम देख रहे थे, लेकिन पुनरावृत्ति हो रही थी। यहाँ पर 3 की पहले वाले दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद 3 की पुनरावृत्ति हो रही थी, और तीसरे वाले दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद 1 4 2 8 5 7 इसी क्रम में 6 अंक, इन्हीं 6 अंकों की पुनरावृत्ति होती है। और हम ये पाते हैं इन तीनों से कि जो शेषों की पुनरावृत्ति की श्रृंखला हमको इसमें प्राप्त हो रही है। यहाँ पर जैसे 0.3 ही प्राप्त हो रहा है, एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पर 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसमें हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो पुनरावृत्ति हो रही होती है अंकों की या अंक समूहों की, उसमें जो अंक होते हैं जिनकी पुनरावृत्ति होती है उनकी संख्या जो होती है वो भाजक से कम होती है। भाजक यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर देखिए 3 है और 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 3 से कम अंकों की ही तो पुनरावृत्ति हो रही है। और तीसरे वाले दशमलव प्रसार में 7 भाजक है और 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है दशमलव के बाद। तो भाजक 7 से कम अंकों की ही तो पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पर भी। उसी बात को यहाँ पर दूसरे निष्कर्ष के रूप में कहा गया है। तो अब आप समझ गए होंगे, जो भाजक है उससे कम अंकों वाले समूहों की पुनरावृत्ति होती है, जब भी होती है पुनरावृत्ति दशमलव के बाद। और तीसरी बात या तीसरा निष्कर्ष हम ये निकालते हैं कि यदि शेषों की पुनरावृत्ति होती है तो भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। जैसे, या पुनरावृत्ति खंड कहिए या पुनरावृत्ति का एक समूह कहिए, अंकों का समूह होता है जिसकी पुनरावृत्ति होती है। यहाँ पर पहले वाले दशमलव प्रसार में आप देख रहे हैं कि केवल 0.3 की पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात एक ही अंक है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है। और जो तीसरा दशमलव प्रसार था उसमें दशमलव के बाद 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी। तो हम शेषों की पुनरावृत्ति जब हो रही होती है तब हमें अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड कह लीजिए या कह लीजिए कि पुनरावृत्ति होने वाले अंकों का एक समूह हमें प्राप्त होता है। इसे आप समझ गए होंगे। पुनरावृत्ति खंड यहाँ पर अगर पहले 1/3 के लिए हम देखें तो भागफल में 3 की पुनरावृत्ति हो रही थी, और 1/7 के लिए अगर देखें तो पुनरावृत्ति खंड के रूप में या पुनरावृत्ति के अंकों के समूह के रूप में हमको 1 4 2 8 5 7 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये 3 निष्कर्ष हमें प्राप्त होते हैं।
हम लोगों ने ये कुछ उदाहरणों के आधार पर ही ये निष्कर्ष निकाले हैं, परंतु ये सभी संख्याओं पर लागू होते हैं। और हम जानते हैं कि जो परमेय संख्याएं होती हैं वो p बटा q के रूप में होती हैं, जहाँ पर p और q पूर्णांक होते हैं और q शून्य के बराबर नहीं होता है। तो ये सभी परमेय संख्याओं के ऊपर लागू होता है, भले ही हमने कुछ केवल गिने चुने 3 परमेय संख्याओं पर ही इसे करके देखा है। अब जो कुछ हमने अभी दशमलव प्रसार ज्ञात किए हैं उसके आधार पर हमें 2 बातें पता चल रही हैं यहाँ पर, उन्हीं को लिखा गया है। पहली स्थिति में हमने यह देखा कि शेष शून्य हो जाता है। शेष शून्य कब हुआ था? जब 7/8 का दशमलव प्रसार हमने ज्ञात किया था, जिसमें हमने 8 से 7 में भाग किया था, तब हमें 0.875 प्राप्त हुआ था। इसके बाद हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो गया था। और इस प्रकार का जब दशमलव प्रसार होता है, जैसा कि आप 1/2 का भी अगर दशमलव प्रसार करेंगे तो 0.5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 639/250 का जब आप दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे तो 2.556 प्राप्त होगा। आप इसे करके देख सकते हैं और यह इतना कठिन भी नहीं होगा। यदि आप गणित की गणित का शुरुआती ज्ञान रखते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन अगर फिर भी कोई कठिनाई होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार का जब दशमलव प्रसार होता है जिसमें शेषफल शून्य हो जाता है, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं कि तब हम ऐसे दशमलव प्रसार को शांत कहते हैं या टर्मिनेटिंग कहते हैं। शांत दशमलव प्रसार या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अंग्रेजी में कहते हैं। तो शांत दशमलव प्रसार कहते हैं या टर्मिनेटिंग दशमलव या दशमलव प्रसार कहते हैं इस प्रकार के दशमलव प्रसार को, जब शेषफल हमें शून्य प्राप्त होता है भाग करने पर। या ये कहें कि जब दशमलव प्रसार को हम देखें तो हमें कुछ अंकों के बाद दशमलव के बाद सीमित संख्या में अंक अगर लिखे गए हों तो हम कहेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है, यानी समाप्त हो गया है आगे चलकर। या अगर जब भाग कर रहे हैं तो हम देखें कि शेषफल हमें शून्य यदि प्राप्त हो जाता है, तब हम कहेंगे कि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या शांत दशमलव है या शांत दशमलव प्रसार है। दूसरी जो स्थिति हमें प्राप्त होती है या दूसरा जो निष्कर्ष हमें प्राप्त होता है जो हमने दशमलव प्रसार ज्ञात करने के दौरान जाना है, वह यह था कि शेष कभी भी शून्य नहीं होता है। शेष कभी भी शून्य नहीं होता। शेष कब नहीं शून्य हुआ? जब 1/3 और 1/7 का दशमलव प्रसार हमने ज्ञात किया तो हमने देखा कि शेष शून्य हुआ ही नहीं और कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होनी शुरू हो गई। और इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है वह निरंतर जारी रहता है, यानी लगातार चलता रहता है। भाग की क्रिया निरंतर चलती रहती है। भाग की क्रिया कभी समाप्त नहीं होती है, अनंत बार तक चलती रहती है। और ऐसी स्थिति में हमें अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है, यानी भागफल में, अर्थात भागफल में या तो एक अंक की पुनरावृत्ति होती है या अंकों की समूह की पुनरावृत्ति होती है। और इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है उसे हम अनवसानी आवर्ती या अनवसानी की जगह हम अशांत आवर्ती। शांत तो तब होगा जब शून्य प्राप्त होगा शेषफल, और जब शेष शून्य कभी भी प्राप्त ना हो, यानी लगातार कुछ ना कुछ कोई ना कोई दशमलव के बाद या शेष भाग की क्रिया में शेष मिलता ही रहे, शून्य के प्राप्त ही ना हो, तो उस स्थिति में हम कहते हैं अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती, या अंग्रेजी में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, या अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे कि आप 1/3 के दशमलव प्रसार में देखते हैं कि 0.333 और ये इसी प्रकार आता रहता है। ये बिंदियाँ रख कर हम इसी
को व्यक्त करते हैं कि आगे इसी प्रकार 3 आता रहेगा। और 1/7 का दशमलव प्रसार लिखते हैं तो हम पाते हैं कि 0.142857 आता है। फिर पुनः इस अंकों के समूह 6 अंकों के समूह की पुनरावृत्ति होती 142857 आता है। फिर इसी प्रकार आगे भी यही अंक समूह इसी क्रम में दोहराता रहता है, यानी इसी की पुनरावृत्ति होती रहती है। इसीलिए हम ऐसे दशमलव प्रसार को यह कहते हैं कि ये अशांत है और आवर्ती है। हम इस प्रकार जब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होते हैं तब हम यह देखते हैं कि किस अंक या अंक समूह की पुनरावृत्ति हो रही है और उसके ऊपर हम एक छोटी सी रेखा खींच देते हैं, जैसे दंड या बार कहते हैं अंग्रेजी में। तो आप 0.333 इस अनंत बार दशमलव के बाद जो अंक आ रहे हैं इसको आप संक्षिप्त रूप में 0.3 बार करके लिखते हैं और यह मान लेते हैं कि जिसके ऊपर बार लगा हुआ है या दंड लगा हुआ है या एक छोटी सी रेखा खींची हुई है, उस अंक को अनंत बार हमें दशमलव के बाद लिखना है। तो यह ध्यान रखें। और इसी प्रकार 1/7 का जो दशमलव प्रसार प्राप्त होता है उसमें हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 6 अंकों 1 4 2 8 5 7 की पुनरावृत्ति इसी क्रम में अनंत बार तक होती रहती है। इसलिए हम 0.142857 लिखकर 142857 के ऊपर एक लंबी रेखा खींच देते हैं और इस प्रकार से यह हमें पता चल जाता है कि किस अंक या अंक समूह की पुनरावृत्ति अनंत बार हो रही है। तो यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस अनुच्छेद में हमने यह जाना कि परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में 2 तरह के दशमलव प्रसार होते हैं, अर्थात केवल उसमें 2 विकल्प होते हैं कि या तो परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होते हैं या अनवसानी अशांत आवर्ती होते हैं। अनवसानी कहिए, अनवसानी आवर्ती कहिए या अशांत आवर्ती कहिए, किसी भी नाम से आप बोल सकते हैं। तो परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार या तो शांत होते हैं या अशांत आवर्ती होते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।